ओके, तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, है ना। तो एक तो बाउंड्री कंडीशन में हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर, है ना, ये देखना है तुमको, राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार देखो यहाँ पे कि एक हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इधर, एक प्लस वाला चार्ज है ना, प्लेट है ये ऐसे यहाँ पे लाइन में, और ये माइनस वाला चार्ज है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना यहाँ पे पॉजिटिव से इस तरीके से है, ई ऊपर में, है ना, ई है हम लोग का, E1 मान लो। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बाउंड्री से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए, यहाँ से जो इंटरफेस बनाया ये वाला, ये बन गया। तो इसके ऊपर जो है, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 और इसके नीचे है एप्सिलॉन R2 है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमको देखना है कि क्या कंडीशन होगा E1 और E2, यहाँ पे E2 होगा, है ना। तो ये तुमको देखना है। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन पहले वाला देखो, बाउंड्री कंडीशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले तो ये देखना हम लोग पे कि जो E1 होगा वो दो कंपोनेंट है, E1 का पैरेलल कंपोनेंट है और E1 का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, टोटल E1। सिमिलरली E2 के लिए भी वही होगा, E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, E2 का परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा। सिमिलरली फॉर डी भी है, D1 यहाँ पे लिखेंगे, D2 भी लिखेंगे, तो उसमें दोनों है भाई, D1 का पैरेलल है और D2 का D2 यहाँ पे क्या है, D1 का परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ पे D2 का पैरेलल है और D2 का परपेंडिकुलर है। ये चीज़ तुमको देखना है, ये टोटल ही होगा दोनों कंपोनेंट वाइज, राइट। ये तुम्हारा इंटरफेस है। इंटरफेस के परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंटरफेस के डायरेक्शंस में जो होता है ना, उसको टेंजेंसी में हम लोग यहाँ पे पैरेलल बोलते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, गिवन गिवन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओनली दिया है हम लोग यहाँ पे, देखो गिवन हम लोग यहाँ पे E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हम लोग यहाँ पे E1 दिया है। फाइंड क्या करना पड़ेगा टोटल, अगर तुमको E1 चाहिए तो E1 का परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पता चल गया, ये हो गया, तो E1 मिल जाएगा। तो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या दिया है यहाँ पे, कुछ है नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, अगर कुछ एंगल होता तो कॉस थीटा साइन थीटा कर लेते, जीरो है, ये तुमको गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से देखो E1 पैरेलल, तो विच इंप्लाइज E1 जो है वो बेसिकली E1 का पैरेलल कंपोनेंट बेसिकली E1 ही है ना, E ही है, ये मान लो, राइट। E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है वही है, इज इक्वल टू E1 है हम लोग यहाँ पे, टोटल E है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये हो गया, ये हो। अब हमको चाहिए बाउंड्री कंडीशन, है ना, बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, E1 का जो पैरेलल होता है वही E2 का पैरेलल होता है, बाउंड्री कंडीशन पैरेलल कंपोनेंट सेम होता है। तो E1 का पैरेलल कंपोनेंट E1 है, E2 का पैरेलल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मिल गया E2 के लिए, E2 के लिए क्या चाहिए, पैरेलल मिल गया। अब E2 का परपेंडिकुलर फाइंड करना है, E2 का परपेंडिकुलर बच गया हम लोग। अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशन, ये वाला हो गया एक। बाउंड्री कंडीशन नो फ्री चार्ज है यहाँ पे, फ्री चार्ज यहाँ पे दिया नहीं है कुछ, यहाँ पे सिग्मा फ्री है ना, नो फ्री चार्ज। अब आते हैं यहाँ पे, ये पैरेलल वाला हो गया, सेकंड यहाँ पे ये वाला आता है D1। ओके, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताओ, हम लोग यहाँ पे डी, ये E1 से इतना से आ गया ना, तो D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग को होता है ना, D1 परपेंडिकुलर, ये दो बाउंड्री कंडीशन जो ये वाला है, ये हम लोग यहाँ पे यूज करना है ना, ये वाला है। इसी से ही हम लोग बाकी सब चीजें फाइंड करेंगे ना, जो गिवन है गिवन नहीं है उससे देख के, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन हम लोग का, ओके, ठीक है जी, राइट। तो D1 परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे D1 परपेंडिकुलर D2 परपेंडिकुलर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कहाँ से फाइंड करेंगे, ये देखो यहाँ पे E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल है, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन E। तो पैरेलल लिखेंगे तो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये इंप्लाइज करता है D1 पैरेलल परपेंडिकुलर, तो एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर, और ये इंप्लाइज करता है D1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन R2। ये अब मेरे को बताओ E1 परपेंडिकुलर जीरो है, यहाँ पे E1 परपेंडिकुलर जीरो है, तो E1 परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, तो E2 परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मिल गया, जीरो है, और E2 का पैरेलल कंपोनेंट मिल गया, क्या मिल गया, E1 है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है,
E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू E2 का पैरेलल कंपोनेंट और प्लस E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट हमको क्या मिला, E1, और परपेंडिकुलर 0, तो E2 इज इक्वल टू भी हमको E1 मिला, और E1 इज इक्वल टू भी E1 मिला था, ये था हम लोग यहाँ पे E1 इक्वल टू E1 मिला था। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे E2 इज इक्वल टू E1 आया, और यहाँ से है ना इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 मान लो यहाँ पे E1 इक्वल टू E1 आया, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू E1 आया। ये चीज़ की कंडीशन मिली है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, E1 E2। ओके, ये हो गया राइट। अब डी की बात आते हैं, डी की बात आते हैं। अब देखो यहाँ पे E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल है, वहाँ से हम लोग को लिखा D1 पैरेलल इज इक्वल टू D2 पैरेलल, तो हमको चाहिए दोनों में हम लोग यहाँ पे देखना है क्या क्या होगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे D1 पैरेलल और D2 पैरेलल है हम लोग यहाँ पे, तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 है, ये स्क्वायर नहीं है, तो क्या एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे तुम देखोगे D1 का जो पैरेलल नॉट इज इक्वल टू D2 का पैरेलल है। अब दोनों का पैरेलल सेम नहीं है, तो आप जाओ यहाँ पे D2 का पैरेलल और D1 का पैरेलल सेम नहीं है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अब परपेंडिकुलर में भी देख लो हम पे, तो D1 परपेंडिकुलर इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर। अब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में यहाँ पे लिखोगे तो एप्सिलॉन 1 बाई E1 यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, अरे हाँ, E1 परपेंडिकुलर अपॉन एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू E2 परपेंडिकुलर अपॉन एप्सिलॉन R2 आ जाएगा। तो भाई E1 परपेंडिकुलर तो जीरो है ना, तो E2 परपेंडिकुलर भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा जीरो। अब ये दोनों को ये और ये जीरो हो गया, बचा क्या पैरेलल वाला, और दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये D1 और D2 भी पैरेलल नॉन इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे मिले। देखो टोटल हम लोग को ये फाइनल करना है, E1 हम लोग को देखना है, उसका दोनों कंपोनेंट देख लो, E2 का दोनों कंपोनेंट देख लो, क्या फाइनल करना है क्या नहीं करना है देख लो, D1 का देख लो ये, और ये दो बाउंड्री कंडीशन है, ये वाला और ये वाला, इससे ये वाला आता है और इससे ये वाला आता है। बस इतना से तुमको यहाँ पे चार चीज चाहिए ना, पैरेलल परपेंडिकुलर ई और डी के लिए, तो वो तुम फाइनल कर लो। समझ में आया जी? सबसे यहाँ पे वो करूँगा, तो अगर ये ई जीरो है मान लिया, तो क्या गिवन है, जो ऊपर वाले को मैं E1 मीडियम 1 मान रहा हूँ, नीचे वाले को मीडियम 2, तो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या है, ई जीरो है, और E1 का जो परपेंडिकुलर है वो जीरो है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है नहीं। तो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है ई जीरो है, और E1 का परपेंडिकुलर जीरो है, तो ये क्या बोलता है, E1 जो टोटल हो जाएगा दिस प्लस दिस, ये है ई जीरो और प्लस ये, तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास ई जीरो है। अब सही है ये, ठीक है ना, E1 तुम कन्फ्यूज हो गए थे, तो E1 इज इक्वल टू ये आ गया टोटल जो गिवन है हम लोग यहाँ पे, ये दिया है E1 इज इक्वल टू ई जीरो, सीधी बात। अब हम लोग देखते हैं बाउंड्री कंडीशन, E1 का जो पैरेलल है E2 का भी पैरेलल होगा, तो अगर E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है, E1 का पैरेलल कंपोनेंट ई जीरो है, तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई जीरो होगा। ओके, तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट ई जीरो होगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर वाला, D1 परपेंडिकुलर इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, ये बाउंड्री कंडीशन है ना, तो ये आता है एप्सिलॉन R1 E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन R2 E2 परपेंडिकुलर। एप्सिलॉन E1 परपेंडिकुलर जीरो है तो E2 परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, तो टोटल E2 क्या हो जाएगा, E2 का पैरेलल कंपोनेंट और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे ई जीरो, और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जीरो है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो E2 आएगा, यहाँ पे देखो E2 इज इक्वल टू E2 का पैरेलल कंपोनेंट और E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो E2 का पैरेलल कंपोनेंट हम लोग का ई जीरो है, और E2 का हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है, तो E2 इज इक्वल टू क्या आया, ई जीरो आया, और यहाँ पे क्या आया था, E1 इक्वल टू ई जीरो आया था, तो विच इम्प्लाइज E1 इक्वल टू E2। अब समझ में आया हम लोग यहाँ पे E1 E2 करने से हम लोग यहाँ पे ये भी E1 था तो कन्फ्यूज हो जाएगा, सही है, E1 इक्वल टू E2, ये 1 और 2 से। अब डी के आते हैं, यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, अगर E1 परपेंडिकुलर जीरो है तो ये क्या है भाई, बेसिकली टोटल हम लोग यहाँ पे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, D1 का परपेंडिकुलर देखेंगे तो एप्सिलॉन आर जो भी एप्सिलॉन 1 E1 का परपेंडिकुलर, तो ये जीरो है तो D1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो D2 परपेंडिकुलर भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले खत्म हो गए। अब पैरेलल वाले देखेंगे है ना, ये परपेंडिकुलर ले लो ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक पैरेलल। अब पैरेलल के लिए यहाँ पे आते हैं, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, तो E1 पैरेलल को क्या लिखूंगा यहाँ पे, E के लिखूंगा D बाई एप्सिलॉन,
तो d1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू d2 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? d1 पैरेलल और दोनों सेम हो सकते हैं? तभी सेम होंगे जब एप्सिलॉन r1 इक्वल एप्सिलॉन r2 होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, अलग अलग है, ऐसे थोड़ी दिया है दोनों सेम हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दोनों का पैरेलल कंपोनेंट अनइक्वल हो गए। तो दोनों का पैरेलल कंपोनेंट अनइक्वल हो गए, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये अनइक्वल है, तो d1 इज इक्वल टू d1 पैरेलल हो गया, d2 इज इक्वल टू d2 पैरेलल हो गया, और d1 पैरेलल d2 पैरेलल हम लोग यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो d1 और d2 हम लोग यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। बस ये तुमको फाइंड करना है, d1 नॉट इक्वल टू d2, d1 नॉट इक्वल d1 इक्वल टू d2। अब थोड़ा बहुत समझ में आया जी हम लोग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या समझ के देखते हैं, है ना। तुमको यहाँ पे बस कंपोनेंट, ये है बाउंड्री कंडीशन हम लोग, सेम चीज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन, बस क्वेश्चन से करना है तभी तुम सीखोगे, नहीं तो तुम बाउंड्री कंडीशन बस यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख देने थोड़ी हो जाएगा तुम लोग यहाँ पे, है ना। ये एक इंटरफेस है, ये क्वेश्चन को तुम लोग करो यहाँ पे, बताओ, ये एक इंटरफेस है, और यहाँ पे E1 है, ये D1 मान लो, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन 1 मान लो इसको, एप्सिलॉन नहीं मान लो, चलो, यहाँ पे E2 होगा नीचे, D2 हो जाएगा, और एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस दिया है कि एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 है, तो यहाँ पे तुमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो E1 बड़ा होगा E2 से, और D1 बड़ा होगा D2 से, ठीक है। E1 छोटा होगा E2 से, और हम लोग यहाँ पे D1 भी छोटा होगा D2 से। E1 बड़ा होगा E2 से, और D1 छोटा होगा D2 से, ठीक है। और यहाँ पे E1 छोटा होगा E2 से, और D1 बड़ा होगा D2 से। यहाँ पे तुमको देखना है कि क्या होगा, बस ये कंडीशन हमको दिया है। अब इसको तुम यहाँ पे बताओ, आप जो बाउंड्री कंडीशन वो करके तुमको टोटल ही की बात होता है यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे E1 E2 जो टोटल होता है तुमको, लेकिन जो बाउंड्री कंडीशन होता है कंपोनेंट वाइज होता है, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, समझो। तो उसका तुम यूज करके यहाँ पे बताओ कि क्या कंडीशन यहाँ पे सही हो, ये बताओगे तो तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझो, ठीक है। टाइम लो और बताओ। हम लोग को एप्सिलॉन, ठीक है, 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 दिया है, राइट। तो यहाँ से हम लोग को बस बाकी तो सब चीज फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जब तुम यूज करोगे, तो ये E1 E2 टोटल होता है ना हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली जो E1 का जो मैग्नीट्यूड देखोगे तुम यहाँ पे, ये क्या है, E1 का जो मैग्नीट्यूड देखोगे, वेक्टर की बात में देखें मैग्नीट्यूड, तो E1 का जो पैरेलल और E1 का इसका स्क्वायर है ना, अगर इस तरीके से देखना चाहते हो तो, और E1 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ये, ओके, ये होता है। सिमिलरली E2 जो देखोगे मैग्नीट्यूड, तो E2 का भी वही हो जाएगा, पैरेलल, और E2 का भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, ये हो जाएगा पहला चीज। तो यहाँ से तुमको ये हो टोटल E1 E2, या E1 वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो E1 इज इक्वल टू E1 पैरेलल भी प्लस E2, या E2 नहीं, E1 का परपेंडिकुलर है ना। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन आते हैं हम लोग है ना? ये हम लोग को बस गिवन है एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 है। तो बाउंड्री कंडीशन पहले क्या देखेंगे, क्या होगी, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे E1 का जो पैरेलल होगा, E2 का भी पैरेलल होगा, नो सर नो, हम लोग यहाँ पे फ्री चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये चीज देखोगे हम लोग यहाँ पे पैरेलल वाला, और क्या हो जाएगा डी में, D1 का जो परपेंडिकुलर होता है, और D2 का भी वही परपेंडिकुलर होता है, ये बाउंड्री कंडीशन है। पैरेलल वाले में और क्या क्या होता है जी, पैरेलल वाले में तो ये एक ये हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा जो E1 का जो परपेंडिकुलर में एप्सिलॉन R1, ठीक है, पर एप्सिलॉन 1 यहाँ पे आर मत लिखो, एप्सिलॉन 1 लिखो सीधा, ठीक है, एप्सिलॉन 1 परपेंडिकुलर, E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर। ये आया कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाला में D1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 2। ये बस बाउंड्री कंडीशन है, कब, जब हम लोग यहाँ पे नो फ्री चार्ज है, ये दोनों चीज है ना, फ्री, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा ये दोनों चीज, लेकिन ये वैलिड जब रहता है हम लोग यहाँ पे ओनली सिग्मा फ्री इक्वल टू 0, ये सिग्मा फ्री इक्वल टू 0 के केस में। अदरवाइज क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर इक्वल टू सिग्मा फ्री आता है, ये हो गया। ये चार है, इसी से तुमको देखना है, चार चीजें सही है, ये दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका जो
E2 वाला चाहिए, उसके लिए हम लोग ये चीज। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है ये यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट में एप्सिलॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं हम लोग यहाँ पे। तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल है हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो हो जाएगा। तो हमको E1 और E2 में रिलेशन चाहिए ना हम लोग यहाँ पे। तो E1 है, तो E1 में E1 पैरेलल और E2 पैरेलल सेम हो जाएंगे, ये एक क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगा, दिख रहे हैं हम लोग। अब बचा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बड़ा क्योंकि ऐड हो रहा है, तो अगर ये बड़ा होगा तो वो E1 बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा होगा तो ये छोटा। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कंडीशन आएगी। तो यहाँ से देखो, तुम देख सकते हो E1 का जो परपेंडिकुलर अपॉन E2 का जो परपेंडिकुलर है, वो बेसिकली क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 है। अब गिवन क्या है, गिवन है एप्सिलॉन 2 बड़ा है। अब ये दिया है कि गिवन है एप्सिलॉन 2 बड़ा है एप्सिलॉन 1 से, तो एप्सिलॉन 2 है ना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, ये बड़ा हो जाएगा 1 से। तो जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, E1 परपेंडिकुलर ग्रेटर देन E2 परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, ये दोनों तो सेम है, अगर ये 5 है तो ये 5 है, लेकिन E1 परपेंडिकुलर 6 है, और ये हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे 5 मान लिया। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, यही डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो बड़ा है ना E1 वाला, तो ये क्या डिसाइड करेगा हम लोग यहाँ पे, जो टोटल E1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा E2 से। ये इम्प्लाई करता है बस। यहाँ तक समझ में आएंगे होता हम लोग ई की बात में। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन है वही डिसाइड करेगा ना हम लोग, क्योंकि एप्सिलॉन के बारे में लिखेंगे। अब देखो, D1 का परपेंडिकुलर हो गया इक्वल टू D2 के परपेंडिकुलर, D1 में भी वही लिखेंगे हम लोग, सेम चीज। D1 जब तुम लिखोगे है ना, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हम लोग यहाँ पे ठीक है, हो गया। अब जो भी डिसाइड होगा पैरेलल कंपोनेंट से होगा। अब पैरेलल कंपोनेंट देख लो, बड़ा है कि छोटा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे D1 का जो पैरेलल है और D2 का जो पैरेलल है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 होगा, जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 1 एप्सिलॉन 1। तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से लेस देन होगा एप्सिलॉन 1 अपॉन, तो वही लिखा, 1 से कम होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि D1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कम होगा, D2 के पैरेलल कंपोनेंट से छोटा होगा। जब टोटल यहाँ पे देखने जाएंगे पैरेलल वाली बात, ये दोनों सेम होंगे D2 में, ये वाला बस देखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो D1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, छोटा होगा D2 से। इतना तुमको करना था जी। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक। तो ये बाउंड्री कंडीशन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक में भी आगे देखने वाले हैं ना, जो गॉस लॉ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक से। ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इससे और भी आगे जो क्वेश्चन है वो तुमको दे दिया जाएगा, तुम उसको ट्राई करना हम लोग, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ई एंड डी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, एंड डी। तो क्या क्या रिलेशन था हमारे पास, तो हमारे पास रिलेशन था भाई, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज यूज करोगे। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है। यहाँ पे पी रिलेटेड होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी से, इस तरीके से पी डॉट एन के पी इज इक्वल टू सिग्मा भी, है ना, पी यहाँ पे, और डाइवर्जेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रो भी, ये चीज़ हम लोग पास होता है। गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो रो फ्री होता है ना, और या डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू थ्री, ये होता है हम लोग यहाँ पे टोटल, हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना जो गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक। और बाकी जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का तो पता ही हम लोग यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइवर्जेंस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू फ्री इनक्लोज यहाँ पे, ये है ना, ये हमको देखो। ओके,
तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं गॉस लॉ से based हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं कि हम्म, 3 में सेल लेता हूँ इसमें। ये देखो, ये एक स्फेरिकल सेल है, ये एक है, ओके, और ये एक। बेसिकली 4 रीजन हो गए, 1 2 3 4, है ना, 4 रीजन हो गए, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस में इसको मैं प्लस क्यों चार्ज देता हूँ, अंदर वाले को, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे रेडियस आर है, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, इसको चार्ज दिया गया प्लस, क्वेश्चन यहाँ पे है ना, वो सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। उसके बाद और दो हम लोग के पास है, ठीक है, सेंटर सबका सेम है, कंसंट्रिक है, सेंटर सबका सेम है। तो ये एक रेडियस हो गया ए, और ये एक रेडियस हो गया बी, उसका रेडियस हम लोग यहाँ पे बी हो। तो चार्ज हम लोग यहाँ पे किसको दिए, इसको दिया गया, ये वाला जो है रेडियस आर वाला जो स्क्वायर है, उसको हम लोग यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऑब्वियसली, और ये जो है, ये जो दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक सेल, मतलब पोलराइज्ड होगा, कहने का मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये हमारे पास कंडक्टिंग सेल, तो जो भी चार्ज होगा कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है, इनसाइड नहीं होता है ना, सीधा बाहर आ जाता है सरफेस। ओके, तो अब तुमको फाइनल करना है ई, ई फाइनल करना है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 में, यहाँ पे तुमको फाइनल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत चीज़ों को समझेंगे, इसलिए हम देखो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ई कैलकुलेट करना तो आ जाता है गॉस लॉ से, और डी भी तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तुमको पता है स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल केस है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोला गया था, ई इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये गॉस लॉ का ही आता है ना, ई डॉट डी एस करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आता है, ये है ना, ये हम लोग का पता है। और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू फ्री इनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट हटा दो, क्यू फ्री इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा आर, ये होता है, राइट, ये होता है, क्योंकि तभी तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये हो, ओके। तो यहाँ पे सेंटेंस में नहीं, अब यहाँ पे मेरे को बताओ, ठीक है, हर रीजन के लिए तुमको देखना है, रीजन 1 के लिए जाते हैं, रीजन 1, रीजन 1 में यहाँ पे देखो गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, ई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्यू इनक्लोज कितना है यहाँ पे, तो रीजन 1 में यहाँ पे गॉसियन सरफेस लूंगा, आर से जो अंदर है हम लोग यहाँ पे रीजन 1, एक गॉसियन सरफेस लूंगा, क्या उसमें कोई चार्ज इनक्लोज होगा, नहीं होगा हम लोग, राइट, है ना। यहाँ पे क्या है, फ्री चार्ज है, ये इस पे आउट सरफेस पे फ्री चार्ज है हम लोग का, और इस फ्री चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, है ना, इस फ्री चार्ज के कारण, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर हर जगह पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो बाहर वाला स्फेरिकल सेल रखा गया है ना, उसको बोल सकते हो यहाँ पे, बाहर वाला जो स्फेरिकल सेल है वो रखा गया, तो पोलराइज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल तो वहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। तो रीजन 1 की बात करते हैं, रीजन 1, तो रीजन 1 में क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इक्वल टू 0 है, क्यू फ्री चार्ज यहाँ पे है क्या रीजन 1 के अंदर, वो भी 0 है, तो रीजन 1 के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 0, और क्यू फ्री इज इक्वल टू भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू भी 0, ये गॉस लाइन से है, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होता है यहाँ पे, हो गया खत्म। रीजन 2 देखो, फटाफट तुम फाइनल करो, देख देख के फाइनल, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, इसका सेंटेंस सोच लो, इसको जब लिखेगा तो कितना होगा, एक पैराग्राफ टाइप का, तुम छोड़ दो। रीजन 2,
रीजन 2 में गॉसियन सरफेस लूंगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये रीजन 2 है ये वाला। तो रीजन 2 में यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज क्या है, ये क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, और ये क्या होता है, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन जो भी है ना, तो गॉसियन सरफेस हम लोग, तो यहाँ पे एक मैं ऐसे एक सरफेस लूंगा यहाँ पे, तो वो कितना हम लोग यहाँ पे इंक्लोज किया मैं बताऊंगा। तो ये जो चार्ज है कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज है या बाउंड चार्ज है, ये जो चार्ज है फ्री चार्ज है या बाउंड चार्ज, ये जो चार्ज है फ्री चार्ज है या बाउंड चार्ज है, ये फ्री चार्ज है, राइट। तो रीजन 2 के लिए क्यू फ्री इनक्लोज इक्वल टू क्यू, और क्यू इनक्लोज इक्वल टू बी क्यू, क्यू इनक्लोज इक्वल टू बी क्यू है, और वही फ्री चार्ज है क्यू फ्री इनक्लोज इक्वल टू बी क्यू है। तो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रीजन 2 के लिए, है ना, रीजन 2 में जो भी डिस्टेंस होगा आर, है ना, ये हो जाएगा। और क्या बोलते हैं हमारे पास डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। रीजन 3 पे आते हैं, ये डायरेक्टली हम लोग आप इसको ना पता है ना, ये कहाँ से है, बेसिकली ई डॉट डी एस जो हम लोग करते हैं ना उसी से है, ई डॉट डी एस है ना, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ई और डी एस हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना, तो डी एस का डायरेक्शन भी एन के पाएगा, ई का डायरेक्शन भी आउट कॉर्नर में आएगा, तो ई इंटू टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। सेम चीज यहाँ पे भी डी वाला में करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, बस डी डॉट डी एस करेंगे, यहीं से आया हम लोग इस तरीके में। ओके, रीजन 3, रीजन 3 में बताओ, रीजन 3 ये वाला आ गया ना, ये वाला रीजन 3। तो रीजन 3 में अब देखो ये डायरेक्ट्रिक सेल है, तो यहाँ पे ओब्वियसली टोटल तो बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे 0 होगा, लेकिन रीजन 3 में इस रीजन में अगर मैं गॉसियन सरफेस लूंगा, ये वाला रीजन, रीजन 3 है ना हम लोग गॉस, तो ये अब ये डायरेक्ट्रिक वाला है, ये सेल बोला गया ना यहाँ पे डायरेक्ट्रिक सेल है, ये डायरेक्ट्रिक सेल है, तो मान लिया यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा पोलराइजेशन से, है ना, ये हो जाएगा। तो रीजन 3 में क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीजन 3 के लिए जो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्यू है और प्लस क्यू सम बाउंड चार्ज भी होगा, जिसको हम लोग नोन नहीं है अभी, नॉट नोन, और क्यू फ्री हो जाएगा, क्यू ही होगा, होगा कि नहीं होगा, अब ये पता नहीं है ना यहाँ पे टोटल, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे तुम देखोगे ये क्या बोला गया, ये कंडक्टिंग सेल है, इसके बाहर हो गया, ये डायलेक्ट्रिक सेल है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मान सकते हो यहाँ पे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे यहाँ पे पोलेशन हुआ होगा नेगेटिव पॉजिटिव सरफेस पे आके, है ना। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो अभी पता नहीं है ना यहाँ पे बाउंड चार्ज है, टोटल बाउंड चार्ज यहाँ पे 0 है, प्लस माइनस मिलाकर अगर 0 हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो बाउंड चार्ज होगा यहाँ पे रीजन 3 में अगर तुम यहाँ पे आओगे तो, क्योंकि डायलेक्ट्रिक सेल है ना हम लोग यहाँ पे, राइट। तो वही मैं यहाँ पे लिखा कि टोटल इंक्लोज्ड होगा उस रीजन में, एक तो क्यू फ्री चार्ज जो है ये, है ना, और उसके साथ बाउंड चार्ज भी आएगा, लेकिन क्यू फ्री में ओनली क्यू आ जाएगा, तो इससे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ई, रीजन 3 के लिए ई फाइंड आउट इससे होगा टोटल से। अभी ये पता नहीं है क्यू क्यू बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या है वहाँ पे, तो क्या करना है सबसे पहले, अगर हम लोग यहाँ पे बाउंड चार्ज के बारे में पता नहीं है तो हमको उसको जाकर कैलकुलेट नहीं करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है, तो ये तुम नोट करके लिखना फर्स्ट, ठीक है, कैलकुलेट डी, ये अगर मिल गया तो भाई डी इज इक्वल एप्सिलॉन ही होता है, बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ही होता है, तो यहां से ई तुमको फाइंड करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ई इज इक्वल टू डी बाई एप्सिलॉन कर देंगे, समझ में आया जी। डायलेक्ट्रिक्स में ई फाइंड आउट करने के लिए मीडियम में ये चीज तुमको यूज करना पड़ेगा बस, मैं जो नोट करके लिखता हूँ उसको तुम ध्यान से नोट करके समझ में। फर्स्ट क्या करना है हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेट डी, फिर ई यहाँ से मिल जाएगा, तो क्यों, क्योंकि उसके लिए क्यू फ्री चाहिए ना, उसके लिए बाउंड चार्ज चाहिए नहीं हम लोग यहाँ पे, और क्यू क्यू फ्री हम लोग यहाँ पे आराम से देख देख के ही पता लगा सकते हो कि क्यू फ्री क्या है हम लोग यहाँ पे। समझ में आया जी, क्यू फ्री तुमको देख के ही मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू फ्री इंक्लूड तो यही है, तो ये आ जाएगा,
तो अब यहाँ से तुमको डी फाइंड करना है, सॉरी ई फाइंड करना है, तो विच इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन, अगर उस डायलेक्ट्रिक मीडियम का, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे उस डायलेक्ट्रिक मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है ना, यहाँ पे इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, यहाँ पे जो भी है एप्सिलॉन आर, ये हमको गिवन है। तो बस क्या करना है हम लोग यहाँ पे, जो भी हमारे पास था डी इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बेसिकली डी आया था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब मेरे को ये बताओ जी, अगर हम लोग यहाँ पे ई इज इक्वल टू यहाँ पे जो लिखे थे पहले, जो अगर आता है यहाँ पे क्या आता है, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आता, तो अब तुमको क्या करना पता है हम लोग यहाँ पे, कभी भी तुमको डायलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो फ्री स्पेस में होता है वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। याद करो जब कूलॉम्स लॉ वाला हम लोग कर रहे थे, मैं तुमको क्या बोला था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा था, बेसिकली ये लिखा था, है ना। तो अब तुमको और भी टेंशन लेना नहीं है, जब भी तुमको ई फाइंड करना रहेगा ना किसी भी मीडियम में, तो जो तुम फ्री स्पेस में फाइंड करते हो कर लो, फ्री स्पेस में फाइंड करते हो कर लो। अगर वो डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहाँ पे और एक एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट पुट कर, ये भी तुमको नोट करके भी नहीं दिखाऊंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी आउटकम आएगा ना तुमको एग्जाम्स में उसी को ही तुमको यहाँ पे फॉलो करना है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग, ठीक है। तो ये एक नोट था, यहाँ पे और एक नोट भी लिखाएंगे, ठीक है। तो जितना भी नोट को तुम जितना बड़े बड़े नोट में लिखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे रीजन 3 के लिए डी और ई मिल गया, राइट। रीजन 4 में आता है, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर जब क्वेश्चन करोगे, है ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन किया ताकि तुमको सब चीज़ इसमें समझ में आ जाए, है ना, इसमें चीज़ कहाँ पर फ्री चार्ज है कहाँ पे नहीं है क्या। रीजन 4 बताओ जी। रीजन 4 में मैं गॉसियन सरफेस लूंगा, ये वाला 4 में, ये वाला, तो ये क्या क्या चार्ज इंक्लूड करेगा, क्यू फ्री इंक्लूड हो जाएगा, भी इतना ही होगा। और देखो ये तो डायलेक्ट्रिक है ना हम लोग यहाँ पे, तो भाई डायलेक्ट्रिक मीडियम में होता है जो बाउंड चार्ज और ये जो है, लेकिन ऐसे ओवरऑल यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे, जो टोटल ओवरऑल यहाँ पे बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर तो आएगा नहीं इसके लिए, तो मीडियम के अंदर यहाँ पे अगर सरफेस लूंगा तब मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक क्या है बोलो, है ना, कुछ बाउंड चार्ज कुछ फ्री चार्ज। तो रीजन 4 के लिए हम लोग यहाँ पे जो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू ही होगा जो फ्री वाला है, और क्यू फ्री इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इनक्लोज, वो भी हम लोग यहाँ पे क्यू, राइट। तो इससे तो डी आराम से मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू हमारे पास क्यू अपॉन, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इससे ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये तो डी और ई तुमको मिल गया, है ना। अब तुमको क्वेश्चन में ये पूछा गया, क्वेश्चन बोला गया पोलराइजेशन कितना है, तो पोलराइजेशन कहाँ पे होता है, फ्री स्पेस में होता है जी, अरे हाँ कि ना, ये बताओ ना। पोलराइजेशन फ्री स्पेस में होता है, नहीं होगा। कहाँ पे होगा, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो इन साइड यहीं पे होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सेल होगा, वहीं पे होगा। मतलब कौन से रीजन में होगा, रीजन 3 में ही पोलराइजेशन होगा, बाकी जगह पे तो नहीं है। बाकी देखो यहाँ रीजन 3 के अलावा बाकी रीजन 1 कुछ नहीं, यहाँ पे गोला बना दो, रीजन 2 रीजन 3 में ही होगा ये पोलराइजेशन, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा, यहाँ पे भी नहीं है हम लोग, रीजन 4 फ्री स्पेस होगी। तो क्योंकि वो डायलेक्ट्रिक सेल है तो वहाँ पे होता है, डायलेक्ट्रिक इस टाइप का मटेरियल को बोलते हैं ना जहाँ पे पोलराइज होता है, इंड्यूस डायपोल मोमेंट होता है हम लोग में, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो रीजन 3 में ही होगा, तो वहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कि डी इज इक्वल टू उस रीजन का एप्सिलॉन नॉट ई उस रीजन का पता है, प्लस पी उस रीजन का हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू पोलराइजेशन, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। तो पोलराइजेशन उस रीजन का जो तुमको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। अब जब पोलराइजेशन पता चल गया तो क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, सिग्मा भी रो भी जो भी बाउंड चार्ज है ना, वो तुम फाइंड कर सकते हो, क्यू भी फाइंड कर सकते हो, जो तुमको बोला था यहाँ पे नॉट नोन पहले बोला था, राइट। समझ में आया कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो जहाँ पे पोलराइजेशन होता है वहाँ पे बाउंड चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे पी फाइंड करो, तो डी मतलब रीजन 3 की बात करेंगे, राइट। तो रीजन 3 में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डी हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, बेसिकली आर के डायरेक्शन में ही है ना, ये हो गया। और माइनस एप्सिलॉन नॉट रीजन 3 में, अब बताओ वहाँ पे मैं क्या बोला था, रीजन 3 में अगर अगर ये डायलेक्ट्रिक नहीं होता, मान लिया डायलेक्ट्रिक नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पे रीजन 3 में, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है ना। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता, क्योंकि वो डायलेक्ट्रिक है तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे ढूंढ, ये वो करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर तुमको फाइंड आउट करना है तो, इसी
ये भी आर कैप रेडियल डायरेक्शन होगा। तो बेसिकली हमको जो पी मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आर कैप। मैं पी में आर कैप ये क्यों लिखा, क्यों, ताकि इसके बाद हम फाइंड आउट कर सकें क्या, बाउंड चार्ज। एक ही क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे सब चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है, बाउंड चार्ज फाइंड आउट कर सकें, समझ में हम लोग यहाँ पे। तो बाउंड चार्ज उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे सरफेस बाउंड चार्ज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेल है ना, तो सरफेस हम लोग यहाँ पे बाउंड चार्ज डेंसिटी देखेंगे। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी डॉट एन कैप। अब एन कैप पता है हम लोग यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है, अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल है वेक्टर जो भी है, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम सरफेस। अब बता दो हम लोग यहाँ पे कौन से रीजन के लिए, हमको रीजन 3 वाला ही चाहिए। तो वहाँ पे एक तो ये ले लिया, ये रीजन 3 के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जो डायलेक्ट्रिक सेल है, ये एक कंडक्टर वाला था, एक कंडक्टर नहीं, ये तो यहाँ पे 2 सरफेस हो गया, एक आ जाएगा इधर एन कैप मतलब इक्वल टू आर कैप, और ऐसा वाला क्वेश्चन तो कर चुके हो, यहाँ पे एन कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप, समझ में आया, या इनर सरफेस और आउटर सरफेस। तो फाइंड आउट कर लोगे, अब तो ये दे दिया है, ये आ गया ना, आर कैप बाय आर स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट हो गया हम लोग यहाँ, समझे। तो आर कैप बाय आर स्क्वायर का तुम यहाँ पे किए हो, तो सरफेस पे यहाँ पे देखेंगे उसका रेडियस देखेंगे, एट आर इक्वल टू ए इनर सरफेस हो जाएगा, एट आउटर सरफेस पे आर इक्वल टू जो भी बी था वो हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्यू भी फाइंड कर सकते हो फिर यहाँ पे, है ना, बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये दोनों फाइंड कर सकते हैं हम लोग, करें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड करो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी डॉट एन कैप है ना, तो सिग्मा बी एट इनर सरफेस, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक मीडियम पे होता है ना सिग्मा बी, और ये बाकी जगह पे नहीं होता ना हम लोग यहाँ पे, बाउंड चार्ज ये सब डायलेक्ट्रिक जो है वहीं पे होगा। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एट इनर, ये करना है तुमको यहाँ पे इनर सरफेस, मतलब रेडियस वहां तक का कहाँ क्या होगा इनर सरफेस पे, आर इज इक्वल टू ए तक, है ना, तो वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी पी इज इक्वल टू ये आया डॉट एन कैप आर कैप हो जाएगा। तो बेसिकली तुम यहाँ पे जो सिग्मा बी मिलेगा इज इक्वल टू पी डॉट एन कैप एट आर इज इक्वल टू ए एट आउटर सरफेस। तो बहुत इजी चीज है, ये तो फाइंड आउट क्यू है ना, तो यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लो कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर डायरेक्टली लिखूँ यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि आर कैप हो जाएगा, तो